तो सर आईपीसी और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको हम सीआरपीसी भी बोलते हैं, तुम खुद देखो आईपीसी कब बना हुआ है। 1860। किसने बनाया होगा? अंग्रेजों ने बनाया होगा। किस लिए बनाया होगा? जो भारत के नागरिक हैं उनका दमन करने के लिए, पेनल्टी लगाने के लिए, पनिश करने के लिए। लेकिन माइंडसेट क्या रहा होगा? इनको कंट्रोल में करके रखो ताकि ये इंग्लिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं खड़े हो। तो उस माइंडसेट को आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है वो मिलके चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। इट वाज लॉन्ग रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ भाई। IPC defines the crime, its nature and punishments. आईपीसी बताता है क्या क्या क्राइम है, जैसे कि किडनैपिंग, बीटिंग वगैरह वगैरह, उसके पनिशमेंट्स क्या क्या हैं, वो किस नेचर का क्राइम है वगैरह वगैरह। सीआरपीसी क्या बताता है? पढ़ भाई। CRPC defines exhaustive procedure for executing the punishments of the crimes. सर प्रोसीजर क्या रहेगा? डिटेल्ड एग्जॉस्टिव प्रोसीजर क्या रहेगा ताकि उस पनिशमेंट तक उस आदमी को पहुंचाया जा सके। हमारे यहाँ पर तुम जब कभी लॉ और डिटेल में पढ़ना होगा ना, मान लो तुमने से कोई ऑप्ट करता है तो उसमें तुम पढ़ोगे 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। उस एक निर्दोष को बचाने के लिए 100 गुनहगार भले ही छूट जाएं लेकिन निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए। ये हमारे लॉ का मोटिव रहता है। ठीक है, तो सर इसीलिए तो डिटेल्ड प्रोसीजर है। पहले ये पुलिस आएगी, एफआईआर करेगी, एफआईआर के बाद में उसकी जांच करेगी, जांच के बाद में अपनी रिपोर्ट बनाएगी, रिपोर्ट में आगे और टेस्टिंग एजेंसीज होती हैं, वो वहां तक भी कोई साइन चेक करना है तो वो अथॉरिटीज के पास में जाएगा कि साइन सही है या नहीं है, उसी आदमी का है या नहीं है। ये सारी बातें देखी जाएगी। और जब ये सारी बातें देखी जाएगी, मतलब डिटेल्ड प्रोसीजर का, मान लो किसी को फांसी की सजा मिली है, फांसी की सजा मिली है तो वो एंड तक हाई कोर्ट ने दी है सर, सुप्रीम कोर्ट में उसको अपील कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में वापस अगेन उसकी, सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा है तो वो अपील कर सकता है। अपील के बाद में फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने रखा है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में माफी के लिए अप्लाई कर सकता है, दया याचिका लगा सकता है। प्रेसिडेंट को दया आ जाए तो उसकी फांसी की सजा फिर भी माफ कर सकता है। तो सर इतना डिटेल्ड प्रोसीजर है ताकि 100 गुनहगार भले ही छूट जाए, एक निर्दोष को फांसी की, मतलब फांसी मतलब निर्दोष को सजा नहीं मिले। सो आईपीसी तो बताता है क्राइम क्या है, नेचर क्या है क्राइम का, पनिशमेंट्स क्या क्या होंगे उसको करने पे। लेकिन सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो बताता है कि सर उसके लिए प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना पड़ेगा फॉर एग्जीक्यूटिंग द पनिशमेंट्स ऑफ द क्राइम्स। नेक्स्ट, मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असल्ट्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेस। व्हाट इज एन असल्ट? ये सब तो तुम जानते हो यार, ये सब क्या है? असल्ट क्या होता है? किसी को मारना. किसी को मारना, हाँ, धक्का दे देना, मतलब ऐसे जोर से, ये दीज आर व्हाट आर असॉल्ट्स। ठीक है, नोट मैंने आपको पढ़ा ही दिया कि आईपीसी भारतीय न्याय संहिता और सीआरपीसी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से रिप्लेस हो रहे हैं। यदि हमारे आरटीपी में आएगा तब हम इस बारे में थोड़े से कान खड़े करके और वो नोट करेंगे, अदरवाइज हम आईपीसी और सीआरपीसी ही चलने देंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट टाइप्स ऑफ लॉ में हमने क्रिमिनल लॉ कर लिया, सेकंड हमने, तो क्रिमिनल लॉ कब आता है सर? रूल ऑफ लॉ जब हैम्पर होता है या पब्लिक रॉन्ग्स हो रहे होते हैं, पनिशमेंट की जरूरत होती है उनके लिए, तब क्रिमिनल लॉ आता है नेचर में, आता है एक्शन में। सेकंड, सिविल लॉ। पढ़ गई। Matters of disputes between individuals or organizations are dealt with under civil law by filing a civil suit in civil courts. देखो, क्रिमिनल कोड्स अलग चलते हैं, सिविल कोड्स अलग चलते हैं। सो मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, मैटर्स ऑफ डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यदि दो इंडिविजुअल्स के बीच में, या एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, कोई भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन उठा लो, ठीक है,
इन लोगों के बीच में यदि कोई क्राइम नहीं हुआ है, कोई जनरल बात को लेके कोई डिस्प्यूट हो गया है, तो उसे हम सिविल लॉ में डील करेंगे बाय फाइलिंग अ सिविल सूट इन सिविल कोर्ट्स। क्रिमिनल सूट क्यों फाइल करेंगे जब सिविल मैटर हुआ है तो, ठीक है, तो हम सिविल सूट फाइल करेंगे। सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Civil law primarily focuses on dispute resolution rather than punishment. सिविल लॉ generally is focusing on dispute resolution, not on punishment. punishment साइड में हो जाए वो एक अलग बात है, बट सिविल लॉ का मेन मोटिव होता है तुम दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करना। नेक्स्ट पॉइंट। The act of process and the administration of civil law are governed by the Code and Civil Procedure 19. The act of process and administration of civil law are governed by Code of Civil Procedure, CPC, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसको हम शॉर्ट में सिविल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं, पर आपको लिखना क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। खुद देख लो कब बना हुआ है, कि सर अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। तो सर सिविल लॉज के मैटर में चीजें कैसे चलेगी कि सर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के 1908 के हिसाब से चलेगी। सिविल लॉ कैन फर्दर, अब सिविल लॉ की फर्दर ब्रांचेस निकलती है, जिनमें से एक तो आपने पढ़ा हुआ भी है सर, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। टॉर्ट क्या होता है, सिविल रॉन्ग होता है, माइनर्स टॉर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं क्या? हाँ सर, माइनर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर टॉर्ट्स। ठीक है। तो सर सिविल लॉ की फर्दर ब्रांचेस निकलती हैं, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। सिविल लॉ अलग, क्रिमिनल लॉ अलग, सिविल कोर्ट्स अलग, क्रिमिनल कोर्ट्स अलग। ठीक है, सिविल क्रिमिनल इस बारे में होता है, और सिविल जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स पढ़ना है यार। Some examples of civil offences are breach of contract, non-delivery of goods, non-payment of dues to lender, disputes between landlord and tenant. ये सब कहाँ जाएंगे? सिविल कोर्ट में जाएंगे, क्रिमिनल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यदि हम कोर्ट में जाते हैं तो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और साथ में क्या फॉलो करेंगे? सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंडर केस फाइल करेंगे, प्रोसेस वहां से, प्रोसीजर वहां से अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, थर्ड की तरफ आते हैं अपन, कॉमन लॉ। कॉमन लॉ की तरफ आते हैं अपन, पढ़वे। A judicial precedent or decision given under a case law becomes common law. Example, agreements made by minors are void ab initio. Mori Bibi versus Nirmala Smith. Royal British Bank versus Turquoise Indo Management Group. सर इनसे कुछ निकल गया है ना, रिया देख लेना ध्यान से क्या लिखना है, यहाँ पर सब लिख दिया है। ठीक है, सो अ जुडिशियल प्रेसिडेंट और डिसीजन गिवन अंडर अ केस लॉ बिकम्स द कॉमन लॉ, ये एग्जांपल है। अब देखो समझने की बात है, यदि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यदि कोई डिसीजन दिया है तो वो देश के हर हाई कोर्ट पे लागू होंगे। जितने भी, राजस्थान का हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है, गुजरात का हाई कोर्ट है, सारे हाई कोर्ट्स को उसको डिसीजन को मानना पड़ेगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, माइनर कोई एग्रीमेंट बना रहा है तो वो वॉइड ab initio होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर डिसीजन दिया हुआ है, एग्रीमेंट्स मेड बाय माइनर्स आर वॉइड ab initio फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अब हाई कोर्ट के पास में चारा नहीं है उसको मानने के अलावा। यदि एकदम एग्जैक्टली या मिलती जुलती सर्कमस्टांसेस हो तो वो केस लॉ को के डिसीजन को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, यदि थोड़ी बहुत डिसीजन मतलब सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं तो हाईकोर्ट अपना दिमाग वहां पर चला सकता है। ठीक है, और हाई कोर्ट के अंडर जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उनको तो मानना ही मानना है, उनको तो मानना ही मानना है। जब हाई कोर्ट मान रहा है तो उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को भी तो ये डिसीजंस मानने पड़ेंगे। पहली बात, हायरार्की ऐसे ही चलती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ में मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स और होते हैं जो हम अभी अभी पढ़ लेंगे बाद में इस चैप्टर में। ठीक है, हाई कोर्ट ने, मान लो ये महाराष्ट्र का हाई कोर्ट है,
महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो वो महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को मानना जरूरी होता है अंडर सिमिलर सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, यदि उनके पास में कोई केस आया है तो इन पे तो 100% बाइंडिंग होगा। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो महाराष्ट्र के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में कोई केस आया उन पे 100% वो बाइंडिंग होगा, क्योंकि वो लॉ जैसा कॉमन लॉ बन चुका है। लेकिन जरूरी नहीं है कि गुजरात के कोर्ट्स भी उसको माने, गुजरात का हाईकोर्ट या गुजरात के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी महाराष्ट्र के इस हाईकोर्ट के डिसीजन को कंपल्सरीली माने। वो उससे क्या हो सकते हैं, वो उसको रेफर जरूर कर सकते हैं। मान लो गुजरात की कोर्ट में एक मैटर चल रहा है, एक वकील ने बोला कि सर अभी अभी महाराष्ट्र की हाई कोर्ट में सिमिलर मैटर में ऐसा डिसीजन इस वजह से दिया गया है, वो उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन गुजरात की कोर्ट्स में वो बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र की हर कोर्ट में वो डिसीजन बाइंडिंग होगा। क्या ये जो बात समझा रहा हूं वो समझ में आई रिया शाह? तो यार अमित शाह को भूल Yes. गई कहा शाह होते हुए हैं? तो बोली तो सही होम मिनिस्टर है। इतना सोचना पड़ गया, फिर क्या सोचा? ठीक है चलो बात समझ में आ गई हाईकोर्ट के डिसीजन और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेके, अभी जो मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, अरे मजाक कर रहा हूँ, हाँ मन पे मत लेना। तुमको थोड़ा बहुत एक बार 12th के है ना पेपर्स दे लो, फिर अपने एक हॉबी हॉबी नहीं एक दिनचर्या में एक चीज इंक्लूड करो। दिन में 15 मिनट के लिए न्यूज पेपर और न्यूज थोड़ी बहुत देखा करो, अपडेट होने में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है चलिए, कोई पूछेगा तुमसे कौन सी दो कंट्रीज के बीच में वार चल रहा है, कि सर रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है या हमस और इसराइल के बीच में चल रहा है, तुम तो कह दोगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है, इंडिया और चाइना के बीच में चल रहा है। तो सोशल मीडिया जो है ना उसमें नहीं भी वॉर हुआ होगा ना तो भी वार करा देंगे ये लोग। ठीक है, इसलिए चलो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स होते हैं कॉमन लॉ। एग्जाम्पल देख लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया है इट विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की टेरिटरी में जो भी कोर्ट्स हैं सब पे बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे, वगैरह वगैरह पे। ठीक है, और हाई कोर्ट का जो था वो मैंने आपको समझाया अभी। एक डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन का नाम याद रखना, द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डेकिसिस। द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डेकिसिस वो प्रिंसिपल है जिसपे कॉमन लॉ बेस्ड है। स्टेयर डेकिसिस इज द प्रिंसिपल सपोर्टिंग कॉमन लॉ। इस डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डेकिसिस का मतलब होता है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड। डेकिसिस का मतलब होता है डिसाइडेड और स्टेयर का मतलब होता है स्टैंड। स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, जो एक बार डिसाइड हो चुका है, हायर अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है, उस पे टिके रहो, स्टैंड करो उस पे। ये डॉक्ट्रीन नाम से भी एग्जाम्पल आ सकता, क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रीन ऑफ स्टेयर डेकेसिस, टू स्टैंड बाय दैट विच इज ऑलरेडी डिसाइडेड। सो आगे पढ़ो, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट्स टू फॉलो द सेम प्रिंसिपल और जजमेंट which is established by the previous decisions while ruling a case where the facts are similar or on all four legs with the earlier decision। यानी कि पहले जैसा केस एग्जैक्टली सिमिलर केस है तो स्टेयर डेकेसिस टू स्टैंड बाय दैट डिसीजन, और ऑन ऑल फोर लेग्स का मतलब है इट इज, ये एक लीगल प्रैक्टिशनर की फ्रेज है जिसका मतलब है कि सब्सटैंशियली सिमिलर सर्कमस्टांसेस है इस केस की भी पुराने केस जैसी। एकदम एग्जैक्टली सिमिलर तो नहीं है बट सब्सटैंशियली सिमिलर है। सब्सटैंशियली सिमिलर है हम जो केस में बात कर रहे हैं, और उस जो केस डिसाइड हुआ है मोरी बेबी वर्सेस धर्मदास घोष या कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, उसमें और इसमें एग्जैक्टली सेम नहीं है पर सब्सटैंशियली सिमिलर है। ऑन ऑल फोर लेग्स का मतलब ये होता है। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेकिसिस के नाम से भी एग्जाम्पल आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ जजमेंट कैन, इसको अपने नीचे क्वेश्चंस में नोट कर लो ना यार एक बार, मैंने नीचे आपके नोट्स मिल ले लिए, तुम सबने नोट्स ले लिए क्या? तो नोट्स ले लेना, और उसमें नीचे देखो मैंने है ना यहाँ पर क्वेश्चंस डाल रखे हैं, उसमें स्पेसिफिकली ये नोट कर लेना। क्या नोट करोगे तुम स्पेसिफिकली?
एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेकेसिस, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 करके डाल देना, एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डेकेसिस। ठीक है, तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, तो अब हमने क्या क्या कर लिया। हम लोग कर रहे थे टाइप्स ऑफ लॉज इन इंडिया, क्रिमिनल लॉ कर लिया, सिविल लॉ कर लिया, कॉमन लॉ कर लिया, कॉमन लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट डेकेसिस कर ली। चौथा आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। आ जाओ, पढ़ गई शेट्टी। Natural justice deals with certain fundamental principles of justice going beyond written law. Written law. Following are the examples of principles of natural justice. Nemo index in causa sua, meaning no one should be made a judge in his own cause, and it's a rule against prejudice. ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, नेमो जुडेक्स इन कॉजुआ सुआ। ठीक है, नहीं बनाओ उस आदमी को जज जो अपने खुद के कॉज में जो एक पार्टी बना हुआ है उसमें उसको खुद को जज नहीं बनाना है। नो वन शुड बी मेड अ जज इन हिज ओन कॉज। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ये बहुत फेमस है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। आप दूसरी पार्टी को सुने बिना ही कोर्ट जजमेंट दे रहा है तो वो गलत कर रहा है क्या? नहीं, इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, आपने कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया, लेकिन वो डिसीजन क्यों दिया उसके पीछे डिटेल्ड रीजन ही नहीं दिया। मान लो ईशा शेट्टी और रिया में के बीच में कोई डिस्प्यूट था, उसमें कोर्ट ने ईशा शेट्टी के फेवर में डिसीजन दे दिया कि हम ईशा शेट्टी के फेवर में डिसीजन देते हैं, लेकिन कोर्ट ने उसका बेसिस ही नहीं बताया, रीजन ही नहीं बताया क्यों ईशा शेट्टी के फेवर में डिसीजन दे रहे हैं। तो इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये तो एक तरीके से फेवरेटिज्म हो गया ना, कि नहीं नहीं ईशा शेट्टी के फेवर में देंगे, ठीक है, क्योंकि ये शेट्टी है इसलिए इसके फेवर में देंगे। ये क्या रीजन हुआ? ठीक है, तो रीजन, आप कोर्ट जो भी डिसीजन दे रहा है ना उसका रीजन डिसीजन होना चाहिए, रीजन के साथ में होना चाहिए क्यों ऐसा डिसीजन दिया। तो ये सब प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं। ठीक है, ये भी ऐड कर लेना। एक्सप्लेन द, नीचे यदि किया हुआ नहीं हो तो ऐड करना, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 6th पार्ट कल से चालू करेंगे। अभी तक हमने टाइप्स ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ ये सब पढ़े। 6th पार्ट क्या है? एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। इस तरह लॉ एनफोर्स कौन कराएगा? कि सर लॉ एनफोर्स कराता बनाता है लेजिस्लेचर, एनफोर्स कराता है एग्जीक्यूटिव। तो अब यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात आने लग गई है। एग्जीक्यूटिव की बात में ध्यान रखना कि सर एग्जीक्यूटिव जो होता है ना वो पूरा दैट इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, ये सब की बातें। इसमें घोटना ज्यादा है। घोटना मतलब समझते हो, याद करना, लर्न मगअप करने का पार्ट ज्यादा है, समझने का कम है। तो ये फटाफट अपन लोग कवर अप करेंगे, इसमें इतना समझाने का कुछ नहीं। ऊपर में जरूरत से ज्यादा समझाया है मैंने आप लोगों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं। कल छुट्टी रहेगी, मंडे को शायद क्लास नहीं है आपकी, ट्यूसडे को अपन मिलते हैं। ठीक है भाई, कनक बोल। सर आप ये चैप्टर का यूट्यूब लिंक बना सकते हो? बना के भेज भी दिया बेटा। नहीं मुझे नहीं आया। कहाँ भेजा? ग्रुप पे? मैंने लॉ के ग्रुप में भेजा था ना, दिस इज द प्लेलिस्ट फॉर अपने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, कल भेजा था। नहीं आया। अच्छा हाँ आया है। कौन सी दुनिया? थैंक यू सर। नहीं नहीं मैंने देखा ही नहीं। चलो ठीक है, रिया को बड़ी हंसी आ रही है तेरे को। ठीक है, चलो अपन मिलते हैं ट्यूसडे को। बाय सर, थैंक यू। ओके बेटा, बाय।